जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। हौसला बुलंद रखोगे, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी झुक रुक जाएगा। अगर रहोगे एकता से तो ये मुश्किल वक्त भी टल जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सना सना हाथ जोड़ी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछली क्लास के अंदर हमने इसी लेसन के जो पाठ है, पाठ का सार है, पाठ में क्या क्या बातें हुई यानी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से मधु कांकरिया ने हिमालय पर्वत का सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक शहर का सुंदर दृश्य का वर्णन हम सब के सामने किया था, तो वो हम पढ़ चुके हैं इस पाठ का सार। इसके बाद इसी क्लास के अंदर हम इस पाठ के अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर वो पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी। अगर पिछली क्लास बाई चांस आप नहीं देख पाए तो कृपया पहले पिछली क्लास ज़रूर देखें। इस पाठ के अंदर हम पाठ का सार है वो पढ़ा है, तो एक बार पढ़ें आप लोग, उसको सुने तो आपको जो प्रश्न उत्तर करने में वो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अभ्यास का पहला प्रश्न है, झिलमिलाते रोशनी की झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। कहने का भाव है, जो आकाश में इतने सुंदर तारों से जगमगाया हुआ शहर है, जैसे किसी ने सुंदर लाइटें लगा रखी हो, तो वो लेखिका को किस तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन उत्पन्न कर रहा है, यानी एक प्रकार से जादू सा उसके पैदा कर दिया है। वहाँ की सुंदरता ने लेखिका पर एक जादू सा कर दिया था कि वह एक टक उसे देखती ही रह गई, या लगातार उसको देखती रहती है। उसे उस समय सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा है। उसके आसपास व उसके अंतर्मन में एक शून्य सा समा गया था। तो ये सारा दृश्य उसको आकर्षित करता है, सम्मोहित करता है, उस पर जादू सा चला देता है। दूसरा प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। मेहनत कश बादशाह का मतलब यहाँ से लिया गया मेहनती लोग, और बादशाह का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। दूसरे के आगे झुकना उनको पसंद नहीं है, लेकिन मेहनत भी बहुत लोग करते हैं, यानी वो खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। मेहनत कश से यहाँ आज से कड़ा परिश्रम करने वाले लोग, और बादशाह से अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाले लोग। गंतोक पहाड़ी स्थल है, पहाड़ी क्षेत्र का जीवन कठिन होता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करने से घबराते नहीं, अपितु मेहनत करते हुए भी मस्त रहते हैं। उन्हें किसी की परवाह नहीं होती, ना ही वे दूसरों की सहायता के लिए किसी के आगे हाथ फैलाते। इसीलिए लेखक ने या लेखिका ने गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। तीसरा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेसन में इसका जिक्र किया था हम लोगों ने। कभी श्वेत यानी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। यानी जो श्वेत पताकाएं हैं वो कब फहराई जाती है, और जो रंगीन पताकाएं हैं वो हम कब फहराते हैं, इनमें किन किन अलग अलग अवसरों के ऊपर इसका प्रयोग होता है। श्वेत पताकाएं किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु पर फहराई जाती है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर किसी नगर से बाहर वीरान स्थल पर मंत्र लिखित 108 पताकाएं फहराई जाती है। उन्हें उतारा नहीं जाता, वे धीरे धीरे स्वयं नष्ट हो जाती है। रंगीन पताकाएं काम के शुभारंभ के अवसर पर फहराई जाती है, यानी किसी शुभ आगमन पर, किसी मुहूर्त पर, मतलब उत्सव के रूप में जब हम कोई काम करते हैं तब रंगीन पताकाएं वह फहराई जाती हैं। चौथा प्रश्न है, जितेन नार्गी ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति व जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी आदि लिखी। तो जितेन ने लेखिका और उसकी सहेली मणि के साथ इस यात्रा में उनका साथ दिया, और वो गाइड की भूमिका में भी था, ड्राइविंग भी कर रहा था, लेकिन साथ में लेखिका और उसकी सहेलियों को, उनके साथ के लोगों को वो गाइड भी कर रहा था कि कहाँ क्या चीज़ है, किस प्रकार का दृश्य है, वो सारा का सारा वर्णन उन्होंने इस घटनाक्रम के माध्यम से किया है। तो ये प्रश्न आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हो। अगर पाठ आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, ज़रूरी नहीं इतना बड़ा लिखना आपको, इसको छोटा करके भी लिख सकते हो। कहने का भाव है, पाठ के आधार पर जो जितेन नार्गी गाइड हैं उसने लेखिका और उसकी सहेलियों को किस प्रकार से गाइड किया था, और किस प्रकार से यहाँ की सिक्किम राज्य की राजधानी गंतोक शहर का और हिमालय की वादियों का सुंदर वर्णन किया है, वो आपको लिखना है। बिल्कुल ईजी सा आप लिख सकते हो, इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेसन पढ़ा है आप लोगों ने, तो इसको अपने तरीके से आप लिख सकते हो। पांचवा प्रश्न है, लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते हुए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है।
यानी वो एक ऐसा चक्कर है जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को ऐसा क्यों लगता है कि एक प्रकार से इसकी आत्मा है एक जैसी हो गई है, सारे भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं वो एक जैसी हो गई हैं। लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते हुए चक्कर के विषय में जितेंद्र नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका उस घूमते चक्कर को देखकर सोचने लगती है कि पूरे भारत में ऐसे विश्वास पाए जाते हैं, इसीलिए भारत के लोगों की आत्मा, वह चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो मैदानी क्षेत्र हो, इन मान्यताओं में कहीं कोई अंतर नहीं है। यानी सारे लोग इस प्रकार की जो बात है उसमें विश्वास करते हैं, सब प्रकार के लोगों के लिए एक जैसी बात है। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। यानी इस पाठ के आधार पर आप लोगों ने सुना कि जिस प्रकार जितेंद्र नार्गे गाइड की भूमिका भी निभा रहा था, तो आपके नज़रिए से, आपके विचार से एक अच्छा, कुशल का मतलब योग्य, कुशल, अच्छा, सही जो गाइड है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, मार्गदर्शन करने वाला कैसा होना चाहिए। तो इसमें आप अपनी समझ का परिचय भी दे सकते हो। जितेंद्र ने एक अच्छे गाइड की भूमिका भी निभाई है, तो वो पूरा को पूरा आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए जिस विषय में आप बताने जा रहे हो। जैसे जितेंद्र नार्गे इस पाठ में लेखिका को सिक्किम शहर के वहाँ के प्रकृति के सौंदर्य के बारे में, आगे जो पहाड़ी रास्ता है उसके बारे में, कब बर्फ़ गिरती है यहाँ पे, ऐसे लोग कैसे हैं, किस तरह का व्यवहार है यहाँ के लोगों का, प्रकृति का दृश्य सुंदर कहाँ है, तो ये सारी की सारी बातें वो इसलिए बता पाता है क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज है, उस विषय का उसने पहले से अध्ययन किया हुआ है, पहले वो वहाँ भ्रमण कर चुका है, वहाँ पहले भी ऐसे दृश्य वो देख चुका है, काफ़ी बार पहले वो वहाँ आया भी है। तो कहने का भाव यही है कि एक अच्छा गाइड होने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, गाइड का मतलब मार्गदर्शक, अच्छा मार्गदर्शक होने के लिए आपको उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अपने विचार भी जोड़ सकते हो और जितेंद्र नार्गे ने उसके लेसन के आधार पर क्या क्या भूमिका निभाई है वो भी आप इसमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र देखा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखिका ने हिमालय के, गंगटोक शहर के किस तरह के दृश्य देखे हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे पहाड़ी रास्ता है, गंगटोक से युमथांग जाने के लिए आरंभ होती है, वे पूरे दल के साथ जीप में बैठकर यात्रा शुरू करती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऊंचाई भी बढ़ती है। उन्होंने देखा कि हिमालय का प्राकृतिक दृश्य पल पल में बदलता है, यानी हिमालय के बदलते हुए रूप को इन्होंने देखा है, हिमालय के विराट रूप को देखा है। वहाँ पे बर्फ से ढके हुए पहाड़, तीस्ता नदी देखी है, प्रकृति का सुंदर दृश्य देखा है, वहाँ की महिलाएं काम करती हुई, लकड़ियाँ ढोती हुई, पत्थरों को तोड़ती हुई, मेहनत करती हुई, बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा है, यानी सारा का सारा दृश्य वो देखती है। तो सारा दृश्य बिल्कुल आप इसमें वर्णन कर सकते हो। प्रकृति के उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति होती है। अनुभूति का मतलब उसको एहसास कहता हो, कैसे वो फील करते हैं, एक प्रकार से उसकी आत्मा में वो रम जाता है सारा का सारा दृश्य, और उसको प्रकृति का जो विराट रूप देख करके उसको ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने पूरा का पूरा वो उसको चीज़ को ढक रखा है अपने अंदर। प्रकृति की जो माया है और छाया, उन दोनों को देख करके वो हैरान स्तंभ रह जाती है, एक प्रकार से सम्मोहित हो जाती है उसके ऊपर, और लगता है कि सारी की सारी प्रकृति है वो यहीं पर है। सब कुछ दुनिया का जो सबसे सुंदर कोना है, सबसे सुंदर जगह है, सबसे अगर आध्यात्मिकता की बात करें, सबसे जो अच्छी जगह है जहाँ सब कुछ बुलाया जा सकता है, सब कुछ सहन किया जा सकता है, बिल्कुल अच्छी सुंदर जगह वो यही है। और ये सारा का सारा प्रकृति का जो सुंदर रूप है वो अनुभूत करती है, उसको फील करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। झकझोर गए का मतलब उसको एक तरह से सम्मोहित कर देती है, कौन कौन से दृश्य उसको आनंदित करते हैं, उसको उसके ऊपर जादू सा हो जाता है, ऐसे कौन से दृश्य हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने वाली पहाड़ी औरतों के द्वारा पत्थर तोड़ने के दृश्य झकझोर गए। कहने का मतलब उनका शरीर इतना कोमल है, पीठ पर उन्होंने बच्चे भी अपने रखे हुए हैं, फिर भी इतनी ताकत का काम वो कर रहे हैं और इतनी मेहनत से कर रहे हैं, और उनको किसी प्रकार का डर भी नहीं है, किसी प्रकार का भय भी उनके मन में नहीं है, ना ही वो उस काम को करते हुए झिझक महसूस कर रही है, बल्कि हंसी मस्ती के साथ वो काम कर रही है। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों के बेपरवाह कुछ अनंत सुंदर व कोमलांगी पहाड़ी औरतों को पत्थर तोड़ते हुए देखी, और वो उसमें लीन भी थी। हाथों में कुदाल हथौड़े थे, कईयों की पीठ पर तो डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। यह विचार लेखिका को बार बार झकझोरता था कि नदियाँ, फूलों, झरनों, वादियों के प्राकृतिक नज़ारों के बीच भूख, प्यास और मौत और मानव के जीने की इच्छा के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। यानी इतना कुछ गंभीर दृश्य भी है
क्योंकि अगर थोड़ी सी वहाँ पे उन लोगों से चूक हो जाए, अगर थोड़े से वो संभलना भूल जाए या ध्यान ना रखे तो बहुत गहरी खाइयों में वो गिर सकते हैं, मर भी सकते हैं। वे नारियां उस संघर्ष से जीतने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रही थी। मानव ने सदा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की है, ऐसा सोच करके वो एक प्रकार से उनके बारे में सोचती है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है? वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन आपको इसको अपने विषय से सोचना है, इस पाठ के आधार पर सोचना है कि जो घूमने आते हैं व्यक्ति, उनको प्रकृति की जो छटा है, प्रकृति की जो सुंदर आबो हया है का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है। वैसे कौन से लोग हैं जो उसमें योगदान देते हैं, ताकि जो वहाँ पे लोग आते हैं वो आनंद में उस दृश्य को देख सकें और वहाँ आकर के एक प्रकार से अच्छा वो फील करें, बिल्कुल उनको अलग दृश्य वहाँ मिले, सुंदर दृश्य मिले। इसके लिए किन किन लोगों का योगदान हो सकता है? तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। सर्वप्रथम सैलानियों को पर्यटन स्थलों पर ठहरने का प्रबंध करने वाले लोगों का योगदान करना चाहिए। यह योगदान उनका रहता है कि वहाँ जो लोग आने वाले लोगों के लिए, मेहमानों के लिए एक प्रकार से बंदोबस्त करते हैं, प्रबंध करते हैं, उन लोगों का योगदान होता है। वाहनों का प्रबंध करने वाले लोगों का योगदान होता है। पहाड़ी जो रास्ते हैं उनको ठीक करने वाले लोगों का योगदान होता है। इसके बाद वहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, गाइड की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं, वो भी काफ़ी उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनका योगदान भी रहता है। और वहाँ की जो परंपरा है, संस्कृति है, कल्चर है, उसमें विश्वास करने वाले लोगों का योगदान भी होता है। इसके अतिरिक्त वहाँ के लोगों का, आम जनता का भी काफ़ी सहयोग रहता है। इसके अलावा भी सैलानियों का भी, जो वहाँ घूमने आते हैं, उनका योगदान भी रहता है। वहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी वो ना फैलाए, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखे, किसी प्रकार की वहाँ उस प्रकृति के सौंदर्य से छेड़खानी ना करे। तो ये सारे के सारे लोग उसमें योगदान दे सकते हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका होती है। तो कहने का मतलब यही है कि निश्चय ही देश की आर्थिक प्रगति में आम जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कि जिस प्रकार से वहाँ के जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब व्यक्ति हैं, किस प्रकार कितनी मेहनत का काम करते हैं और उनके बदले उनको बहुत कम पैसा मिलता है या मेहनताना मिलता है, कई कई बार तो उनकी जान भी चली जाती है। तो इसी आधार पर लेखिका ने कहा है कि ये लोग कितना कम लेते हैं, यानी काम करने के बदले में बहुत कुछ कम लेते हैं और कई बार तो ये अपनी जान भी दे देते हैं। तो बहुत अधिक इस देश को, इस प्रकृति को देते हैं, हम लोगों को देते हैं। तो इस आधार पे ये बात उन्होंने कही है। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी प्रकृति की जो सुंदरता है वो कैसे खराब हो रही है। तो वर्तमान परिवेश के अंदर, वर्तमान कल्चर के अंदर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, यानी प्रकृति के साथ वो कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे उनको बदलना चाहते हैं मनुष्य। तो वो सारी बातें आपको लिखनी है। 13वां प्रश्न है, प्रकृति के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। यानी स्नोफॉल का मतलब बर्फ गिरने का जो प्रभाव है वो कम हो गया है कई स्थलों पे, उसका कारण क्या है? तो प्रदूषण इसका कारण है। तो और प्रदूषण के प्रभाव आपको बताने कि प्रदूषण के क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 14वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उनके लिए वरदान है। कटाव जो जगह है वहाँ पे कोई दुकान नहीं है सामान लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन ये प्रकृति के लिए एक अच्छी बात है। आपकी राय इसमें व्यक्त करनी है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर किसी प्रकार की दुकान नहीं होगी वहाँ आपको कोई ना तो सामग्री खरीदने के लिए मिलेगी, उससे जो वेस्ट चीज़ें हैं वो नहीं मिलेगी, ज़्यादा वहाँ पे लोगों का आवागमन नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा, वहाँ पे कोई प्लास्टिक नहीं होगा, किसी प्रकार की वहाँ गंदगी आपको नहीं मिलेगी। इस प्रकार ये एक प्रकार से प्रकृति के लिए वरदान है। और कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है, इसी आधार पे कहा गया है। वह किसी भी दुकान का न होना वहाँ प्रकृति के लिए एक प्रकार से वरदान है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? कहता है प्रकृति के नियम अनोखे हैं, अलग हैं, वह हर कार्य की व्यवस्था अपने ढंग से करती है। उनकी जल संचय की व्यवस्था भी अत्यंत रोचक है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल एकत्रित करती है और गर्मियों में जब लोग प्यास से व्याकुल होते हैं तो प्रकृति के द्वारा एकत्रित जल बर्फ के रूप में पिघलकर जलधारा बहने लगती है, जिसे प्राप्त करके लोग अपनी प्यास को बुझाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके अभ्यास के प्रश्न थे। आशा है आप लोगों ने ध्यान से सुने होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी व्याकरण की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी व्याकरण की जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको सारी की सारी हिंदी व्याकरण की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। ये वीडियो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है,
सभी क्लासेस के लिए भी आप इसको देख सकते हो, किसी भी क्लास के अंदर हो तो आप भी आप देख सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आपने हमारी क्लास को ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।